अब विपक्ष राष्ट्रद्रोही हो गया है, रामद्रोही हो गया है। उनके पार्टी का एक एजेंडा है कि हमेशा से एक देश के बहुसंख्यक समाज को टारगेट करके वो उनकी भावनाओं को आहत करने का कुत्सित प्रयास करते रहे हैं। राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाई और इसके बाद फिर उसके लिए कभी माफी नहीं मांगी। और जब भी चुनाव ने तो विरोध किया था किस बात को लेकर, राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर। किसी शंकराचार्य ने कोई विरोध नहीं किया है। ठीक है। हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष भास्कर सिंह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि लगातार विपक्षी राम मंदिर को लेकर, आपके पार्टी को लेकर ताना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तो एक वोट का बहाना था। देखिए, विपक्ष अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर कहीं बचा ही नहीं है। अब विपक्ष चाहे वो राम मंदिर को लेकर के ताना दे रहा हो, चाहे हमारी पार्टी को लेकर के। अब विपक्ष राष्ट्रद्रोही हो गया है, रामद्रोही हो गया है और देश की जनता जान चुकी है। इसीलिए विपक्ष को लगातार चुनाव दर चुनाव जनता अपना फैसला सुनाती जा रही है। और आज जब देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उसी तरह से ऊंचाइयों को जाता रहे और अगले चुनाव में जनता विपक्ष को दर्शक दीर्घा में बैठा दे। एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव भारत रत्न लेकर लाल कृष्ण जी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न केवल वोट के लिए दिया जा रहा है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं इसके लेकर? देखिए, आदरणीय अखिलेश जी की उनके पार्टी का एक एजेंडा है कि हमेशा से एक देश के बहुसंख्यक समाज को टारगेट करके वो उनकी भावनाओं को आहत करने का कुत्सित प्रयास करते रहे हैं। उनकी पार्टी का इतिहास रहा है कि आता है तो उन्होंने लोगों को याद दिलाने का प्रयास किया है कि उनकी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। तो आज फिर से वो उसी मुद्दे को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से देश की एक एक जनता जान रही है आदरणीय आडवाणी जी का योगदान देश के विकास के लिए क्या रहा है। तो क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया, तो ऐसे में तमाम विपक्षी तो कुछ नहीं बोले। अब आज ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर क्यों अखिलेश ऐसा बयान दिया है? देखिए, विपक्ष अपने आप में घिर चुका है। क्योंकि वो कभी आज विपक्ष कभी भी विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। अब आज वो विपक्ष जातियों की बात कर रहा है। अभी जैसे आप देखिए तो वो समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे लिए वीआईपी है युवा, हमारे लिए वीआईपी है किसान, हमारे लिए वीआईपी है महिलाएं। यानी जब हम युवा की बात करते हैं तो किसी भी जाति और धर्म के युवा हो सभी उस युवा के अंदर समाहित है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हो सभी उसमें समाहित है। जब हम किसानों की बात करते हैं तो किसी भी जाति और धर्म के किसान हो सभी उसमें समाहित है। यानी आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, वो है विकास, विकास और सिर्फ विकास। आज विपक्ष अपने ही एजेंडे में फंस चुका है। वो कभी पिछड़ों की बात करता है, लेकिन जब वो पिछड़ों की के सम्मान की बात आती है तो पीछे हट जाता है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है, आज देश उनको नमन कर रहा है। चाहे वो भारत रत्न के माध्यम से श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम रहा हो, आज सरकार सभी को उनके कामों की क्रेडिट दे रही है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियां सबसे आपके हाथ में है। अभी आज आप न्यूज खोल करके देखिएगा, अभी चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ है उसमें भी आरोप लगा है कि मेरी बात पूरी हो जाए। आप परिणाम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसकी जो प्राथमिक फुटेज दिखी है उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हुआ है गलत हुआ है। अब तो ये विश्वास लोगों को होना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी लोग टिप्पणी करते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में हेमंत सोरेन आज भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हेमंत सोरेन भटक क्यों रहे थे इतने दिन तक? 10 बार ईडी ने उनको सम्मन जारी किया। तो एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जाना चाहिए था, ईडी के सामने वो पेश होते। क्योंकि वो भाग इसीलिए रहे थे क्योंकि उन्होंने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है। आपकी भी पार्टी लगातार तमाम तरीकों से बयान देती है कि हम नीतीश को, जब अलग हुए नीतीश से, कि हम नीतीश को कभी नहीं लेंगे। अब फिर पाला बदल के नीतीश साहब की पार्टी में आ गए। सम्राट चौधरी, कभी उनके बयान भी आप सुने होंगे। तो आज ऐसे में नीतीश साहब कितने अच्छे क्यों लगने लगते हैं? नहीं,
मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप नीतीश जी के ऊपर कोई भी एक भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, जातिवाद का आरोप मुझे ये आपके नहीं 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 नहीं, ये सुनिए, आपके पार्टी में आने के बाद तय होता है ना। आप हमारी पार्टी में आने के बाद तय नहीं होता है। ये जब विपक्ष कहती है, हम नहीं कह रहे नहीं, आप भी कह सकते हैं। जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तब ये तय होता है कि जिन्होंने बिहार को जंगल राज में झोंक दिया था, उस जंगल राज का शासन देने वालों के साथ, और जो सजा याफ्ता है चारा घोटाले के, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, सजा याफ्ता हो चुके हैं, जब उनके साथ वो मिलकर के सरकार चलाते हैं तब निश्चित रूप से उनके ऊपर आरोप लगेगा। और जो आपको याद होना चाहिए 2020 में जनता ने एनडीए को वहां बहुमत दिया था और वो एनडीए से अलग चले गए। तो निश्चित रूप से हमारा कभी नीतीश के ऊपर अटैक नहीं रहा है, अटैक बिहार को जंगल राज में झोंकने वालों के ऊपर था। यही सवाल अगर हम आपसे एक और पूछे कि केजरीवाल भी कहते हैं कि भाजपा में आ जाइएगा तो आप उनके सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। नहीं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, केजरीवाल जी का आरोप हो सकता है वो पहरा चाहते हैं, राजनीति कहेंगे, लेकिन जैसे अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख सकता। वो दोपहर में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है और 4 बजे सिसोदिया जी की पेशी होती है और सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को कैंसिल कर देता है। मींस सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप किसी को भी अधिक समय तक बिना जांच के, बिना साक्ष्य के गिरफ्तार नहीं रख सकते, वही सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल कैंसिल कर दे रही है। मतलब कि वो उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है, पर्याप्त सबूत है, इस आधार पर ईडी ने उनको रखा है गिरफ्तार, और सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत कैंसिल कर रही है। लेकिन आरोप तो लग ही रहे ना बराबर कि आपके पास ईडी की एजेंसियां हो, सीबीआई हो, जैसी भी एजेंसी हो, जांच एजेंसियां जितनी भी है, सब आपके हाथ में है। ये तो कट्टर ईमानदार का ढोंग रचने वाले लोग थे, आज ये बेनकाब हो गए हैं। देश की जनता जान चुकी है कि ये कट्टर बेईमान लोग हैं और इसीलिए इनके कई नेता जेल के अंदर जा चुके हैं। अब केजरीवाल जी की बारी है। 5 सम्मन वो नकार चुके हैं। ईडी के बुलावे पर वो पेश नहीं हो रहे हैं। हेमंत सोरेन जी की तरह ये भी गिरफ्तार होंगे। ये भी गिरफ्तार, कोई भी आरोप सिद्ध कर लीजिए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अब गए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत कैंसिल की ना, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिहाई के लिए गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया कि आप जाइए, पहले हाई कोर्ट जाइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आपको भरोसा होना चाहिए ना। आज तो झारखंड में प्रोटेस्ट में भी हेमंत सोरेन की सरकार पास हमारी सरकार के ऊपर कोई हमारा दावा नहीं था ना, हमने सरकार बनाने का वहां दावा पेश किया। उनकी जिस व्यक्ति पर हमारा चैलेंज था, ईडी जिसको टारगेट कर रही थी, ईडी ने जो दोषी था, ईडी ने उसको सम्मन दिया, एक नहीं 10 बार सम्मन दिया। उनको पूरे देश में घूमने का समय था। पहला ऐसा मुख्यमंत्री होता है जो 40-40 घंटे बिना प्रोटोकॉल के गायब हो जाता है। क्या तमाशा आप करना चाहते हैं? आपने 40 घंटे पूरे झारखंड को अपने कर्म पे रोने के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक सवाल ये भी विपक्षी पार्टी सभी करती है कि अगर आपके पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी हो या तो कोई भी जांच में फंसा हो, अगर आपकी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसका भ्रष्टाचार का आरोप खत्म हो जाता है, वो धुल जाता है, उसका आरोप समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी ये आप पे आरोप लगाती आ रही लगातार। किसी भी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो भाजपा में आने के बाद जिसकी जांच रोक दी गई हो। आप अभी एनसीपी के नेता देख लीजिए, अजीत पवार को। मैंने कहा जांच उनकी अभी भी चल रही है ना, जांच चल रही है ना। अब वो विपक्षी तो ही कह रहे हैं ना, विपक्षी पार्टी तो ही कह रही ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जो दोषी है, जिस मामले का दोषी है, उसको उसकी सजा मिलेगी, कोर्ट तय करेगी। हम किसी की ऐसा कोई हो जो हमारी पार्टी के में आने के बाद उसकी जांच रोक दी जाए, उसको निर्दोष साबित कर दिया जाए, अगर किसी एक भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए। लगातार अखिलेश यादव की पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, वो धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हमेशा विवादित बयान देते। तो ऐसे में उनको लेकर आप क्या, युवाओं को और जो अध्यात्म को लेकर तमाम तरीके से विरोध करते हैं, उस पर क्या आप? देखिए, अध्यात्म के लिए आज पूरा देश राममय हो चुका है। हर एक जन में राम है, हर एक मन में राम है। हम तो कहते हैं राम सबके हैं, राम सब में है। लेकिन कुछ ऐसी सनातन विरोधी ताकतें हैं जो लगातार सनातन का विरोध करके ही अपनी राजनीति चमकाना चाह रही है। उसमें से एक समाजवादी पार्टी एक प्रमुख पार्टी है और ये उनकी पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा है किस तरह से सनातन को गाली देना है, सनातन को दिन रात पानी पी करके कोसना है। ये उनकी पार्टी का एजेंडा है और जो सनातन को गाली देते हैं ये लोग उनके साथ खड़े होते हैं। तो अब उन पर अब कहने का कुछ भी विषय शेष नहीं रहा है,
क्योंकि 22 जनवरी को पूरे देश ने जिस प्रकार से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिस तरह पूरा देश ने दिवाली मनाई है, पूरा देश राममय हो गया था। अब विपक्ष स्वतः ही जो है समाप्त हो अभी जाएगा। शंकराचार्य ने तो विरोध किया था किस बात को लेकर? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। किसी शंकराचार्य ने कोई विरोध नहीं किया है। ठीक है, वो हमारे पूज्य नहीं हो सकते हैं और शंकराचार्य के ऊपर मुझ जैसा व्यक्ति कोई टिप्पणी करे, मैं नहीं समझता हूँ। 2024 को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगा अभी नजदीकी आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, तो आप इस बार कितनी सीटों लेकर आपका अनुमान है? सीट तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो आपके आंकड़े बता ही रहे होंगे। नहीं, हम तो जनता जनार्दन के सामने जाएंगे अपने 10 माननीय मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल के आधार पे जनता जनार्दन तय करेगी कि हमें कितनी सीट देनी है। निश्चित रूप से पूर्व की सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन अपने पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़ करके नया के डिमांड करेगा। सुना आपने, हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष भास्कर सिंह थे, हमारे कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आकाश मिश्रा की ये खास